नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़े ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म मोहिशाला से आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के सिलेबस में निबंध ऐड हो चुका था, ये बात हम सब लोग जानते हैं और काफ़ी लोगों ने उसके लिए तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी तैयारी को कुछ देर के लिए रोकना चाहूँगा और उसके पीछे रीज़न क्या है। यूपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का स्टेटमेंट, जो उन्होंने बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि हम निबंध में क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, किस तरह के निबंध पूछेंगे। मुझे लगता है कि अगर उनका ये स्पीच सब लोगों ने सुना है या नहीं सुना तो उनको ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि वो अपने लेखन को, अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा दे सकें। क्योंकि जिस पैटर्न पे निबंध की तैयारी कराई जा रही है, ख़ास करके जीएस को लेकर के या करंट इश्यूज़ के मुद्दों को लेकर के, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, एकदम श्योर है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप श्री अतुल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, उनकी स्पीच क्या है, आप खुद ही उनको पहले सुने। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन हम ऐसे के बारे में बताएंगे। हमें जान करके उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें और जब पीटी जब वो कर लेंगे उसके बाद ऐसे जो है वो कभी भी वो जब जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं है। मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस में तो जीएस 1 और जीएस 2 है ही, का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एथिकल स्किल्स को भी देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा भी दे रहा है। हम ऐसे अलग है, इसको जीएस से कोई लेना देना नहीं। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, तो 3 सेक्शन रहेंगे। 100 नंबर के 3 सेक्शन रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे। ये उसका फॉर्मेट है, 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में। उसमें से एक करना है तीनों। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस का हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें। लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लिखने की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, जिसका एनालिसिस चोर की गाड़ी में टिकना, अगर ये एक सवाल है। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको फेमस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता को आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में और 100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा। बिहार राज्य, बिहार से ओरिएंटेड। और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका किसी ने बताया कि जीएस का पेपर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या है, उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फायदा हो। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो पूरी समझेंगे और इसी तरह से रहेंगे। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम बिहार में जैसे कहावत है,
भोजगढ़ी होगा, ठीक है, भोजगढ़ी कोड़ा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोजगढ़ी कोड़ा का क्या मतलब है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसके साथ। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है, मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है। मतलब हम भोजगढ़ी कोड़ा को हम BHOJ भोज घड़ी का GHAR इसी तरह से लिख देंगे उसको, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये तो ठीक है, आप लोगों ने अभी श्री अतुल प्रसाद जी के स्टेटमेंट को सुना, और सुन करके इसके बारे में आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं। हम आज इसका विश्लेषण करते हैं और ये तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर निबंध कैसा होगा। तो आपने मेनली दो चीज़ों को बताया, एक ये कि पेपर का प्रारूप कैसा होगा, पहला बताया कि पेपर प्रारूप कैसा होगा, और दूसरा टॉपिक्स कहां से आएंगे, टॉपिक किस तरह से पूछेंगे, आपको क्या रिसोर्स यूज करना है, किस तरह के टॉपिक्स का चयन करना है, इन सब बारे में बात। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो निबंध का पेपर होगा उसके 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में जो है वो कुछ निबंध जो पूछे जाएंगे वो वैचारिक होंगे या दार्शनिक होंगे, या तो विचार प्रधान होंगे या वो दर्शन से रिलेटेड होंगे। इस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा वो भी वैचारिक या दार्शनिक होने के साथ साथ मुहावरा प्रधान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर मुहावरा शब्द मुझे लगता है कि उन्होंने समझाने के लिए कह दिया है, इसकी जगह पर उचित शब्द होगा लोकोक्ति। इसके लिए उचित शब्द होगा लोकोक्ति। लोकोक्तियों से रिलेटेड जो है वो निबंध, ये यूपीएससी का भी पैटर्न है, लोकोक्तियों से रिलेटेड। इस तरह से सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। और थर्ड पार्ट जो उन्होंने कहा कि थर्ड पार्ट का जो निबंध है, यानी ये जो 100 नंबर का जो यहाँ का जो मामला है, ये मेनली बिहारी वासियों के लिए, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। इसमें इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कैसे ये जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को ज़्यादा वेटेज देने का प्रयास है कि इसमें ऐसी लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी जो बिहार के गांव में, देहात में या वहाँ व्यापक पैमाने पर प्रचलित हैं, जिनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख कहीं पे नहीं मिलता है। तो अगर जो वहाँ के लोकल निवासी हैं तो वो लोग अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अपेक्षाकृत बाहर के लोग जो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं रहेंगे। हालांकि लोकोक्तियों पर और बिहार की लोकोक्तियों पर बहुत सारी बुक्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा संसाधन मौजूद है, तो कोई ये नहीं है कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सीधे और सीधे भोजपुरी, मिथिला या जो भी वहाँ की भाषा है उस रूप में या उस भाषा में जो लोकोक्तियाँ प्रचलित होंगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो पहले इन्होंने बता दिया कि 100 नंबर के तीनों हैं, और अगर 100 नंबर के तीनों हैं तो कुल मिला के 300 अंकों का
निबंध हो गया है या था ही, तो 300 अंकों का है। और अब हमको ये पता चल गया कि हमको सिर्फ 3 ही निबंध लिखने हैं और एक निबंध को लिखने के लिए हमको 100 अंक मिलेंगे। और 100 अंक का जब निबंध लिखा जाएगा तो आप मान के चलिए कि निबंध की शब्द सीमा तकरीबन 900 से 1000 होगी, 900 से 1000 होगी। क्योंकि अगर एक नंबर पर नॉर्मली 9 वर्ड्स लिखे जाते हैं, एक नंबर पे 9 के करीब शब्द लिखे जाते हैं। अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसका आइडियल आंसर केवल 9 शब्द में होगा। चूंकि ये 100 नंबर का है तो आप मान के चलिए कि 900 आइडियली 1000 वर्ड्स। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो इसमें से चीज़ निकल के आती है वो क्या आती है कि हम लोगों का जो निबंध होगा वो 100 वर्ड्स के करीब होगा। हमको 1000 शब्द लिखने पड़ेंगे, 3 से इसको गुणा कर देते हैं तो हमको 3000 शब्द लिखने हैं निबंध को लेकर के। और अगर आपको 3000 शब्द लिखने हैं एक ही पेपर में तो आप अपने हाथों को प्रैक्टिस के हवाले कर दीजिए ताकि आपकी वहाँ पर पेन रुके ना। और ये निबंध टोटली विचार प्रधान होंगे, उस पर हम अभी आएंगे कि किस तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो 3000 वर्ड्स आपको लिखना है और 1000 वर्ड्स के लिए आपका एक निबंध होगा जिस पे आपको 100 अंक निर्धारित रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा है 2-3 चीज़ों पर आपने गौर किया होगा। पहली बात उन्होंने कहा है कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ कहा इसको और बुक्स से ज़रूरत नहीं, यानी हम क्वेश्चंस वैसे पूछेंगे जो आपके अंदर की मौलिक प्रतिभा को दिखाते हों। सपोज दैट अगर वो हिस्ट्री से निबंध पूछते या इन्वायरमेंट से निबंध पूछते या बायो से रिलेटेड कोई निबंध पूछते या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई निबंध पूछते तो उससे 2 चीज़ें होती। पहली चीज़ तो निबंध के पेपर और जीएस के पेपर में कोई अंतर नहीं बचता, जैसा कि सब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि जीएस के ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहली बात तो उस अंतर को ख़त्म कर दिया कि जीएस फर्स्ट और सेकंड से ये पेपर बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जीएस का कुछ भी नहीं पूछेंगे। और जीएस का जब हम कुछ भी नहीं पूछेंगे तो आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि जीएस का कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा। अगर ये काम न किया गया होता तो निबंध बीपीएससी में ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर आप ऑप्शनल ही रखे रहते। ऑप्शनल को क्यों हटाया गया था? इसलिए ऑप्शनल को हटाया गया कि मान लिया किसी के घर वाले काफ़ी बड़े आदमी हैं, पैसा रुपया है उनके पास, वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूलिंग करा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में भर्ती करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और दूसरा गरीब बच्चा है जो गांव में बड़ी मुश्किल से पढ़ के ग्रेजुएशन पास किया है, लेकिन चीज़ों को समझने की, चीज़ों को महसूस करने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा है जो गरीबी और संघर्ष झेल के आया है। और जो अच्छी शिक्षा पढ़ के आया है उसके पास भी एक अच्छा नॉलेज है, लेकिन उस लेवल को, समाज को समझने की शक्ति है क्या? अगर एजुकेशन को ही बेस बना दिया जाता तो हमेशा वही लड़का आगे बढ़ता जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, वो लड़का आगे नहीं बढ़ता जो संघर्ष करके आया है, जिसके पास जीवन का अनुभव ज़्यादा है। तो कहा कि ऐसा पैटर्न लाया जाए जिस पे व्यक्ति के अंदर छुपी हुई क्षमता को या उसके अंदर के छुपे हुए व्यक्तित्व को बाहर निकाला जाए। इसलिए उन्होंने निबंध के पेपर की कल्पना की और निबंध के पेपर से बुक्स और जीएस यानी स्टडी मटेरियल को पूरी तरीके से हटा दिया और कहा मौलिक लेखन की बात हम करेंगे, जो अच्छा लिखेगा वो अच्छा रिजल्ट पाएगा। तो इन्होंने कहा कि बुक्स नहीं पढ़ना है, जीएस नहीं पढ़ना है। तो 2 बातें साफ हो गई कि जीएस के पेपर में इसमें कुछ नहीं पूछा जाना है। तो अभी तक जो आप लोग तैयारी कर रहे थे हिस्टोरिकल निबंध की, पर्यावरणीय निबंध की, इकोनॉमिक निबंध की, सामाजिक निबंध की या जियोग्राफिकल निबंध की या करंट अफेयर्स के मुद्दे, वो सारी चीज़ों का आपका निबंध के पेपर से कोई भी लेना देना एकदम है ही नहीं। ठीक है, तो निबंध के टॉपिक कैसे होंगे, इसके लिए आयोग के अध्यक्ष जी ने न्यूट्रल शब्द यूज किया है। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, तटस्थ टाइप के निबंध होंगे जिनका किसी भी
जो है विषय से कोई भी संबंध नहीं होगा। उन्होंने 3 बार इस बात को रिपीट किया। जैसे उन्होंने 3 बार रिपीट किया, मैं चाहता हूं बिहार के लोगों को फायदा हो, इसलिए जो 3rd सेक्शन होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका मतलब केवल बिहारी ही समझ पाए। ठीक है, तो ठीक है, एक अप्रोच। और 3-4 बार इन शब्दों का यूज किया कि बुक्स मत पढ़िए, जीएस से कोई लेना देना नहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें जीएस का क्वेश्चन लाते तो फिर जीएस फर्स्ट और सेकेंड में तो जीएस पूछ ही रहे हैं, तो इसको क्या तीसरा जीएस बनाते, इसलिए भी। तो मतलब कन्फर्म एकदम रहिए कि आप करंट इश्यूज के टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक्स, इकोनॉमी के टॉपिक, इन सब टॉपिक्स को पढ़ना बंद कर दीजिए एकदम से। निबंध के लिए, जीएस के लिए तो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगा 30 से 40, उसी में से लगभग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक्स बीपीएससी पूछता है। लेकिन निबंध में उनको नहीं टच करना है। तटस्थ रहेगा, तटस्थ टॉपिक रहेगा। दूसरी, अभी इसका हम और विश्लेषण कर लेंगे कि तटस्थ का और कैसे संबंध हो सकता है। चौथी बात उन्होंने क्या कही कि हमको 2 शब्द उन्होंने बोला, तो हम लोग उसको 4 और 5 नंबर पॉइंट में देख लेते हैं। 2 शब्द बोला कि लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल, लेखन क्षमता हमको चेक करना है, और विश्लेषण, विश्लेषण यानी एनालिसिस पावर विद राइटिंग स्किल। आपकी एनालिसिस पावर कैसी है, यानी एनालिसिस पावर कैसी होगी कि आपके ज्ञान को नहीं, आपके ज्ञान को नहीं, ये आपके नज़रिए को चेक करना चाहता है। आपकी नज़र कहाँ, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, आपका नज़रिया कैसा है ये जानना चाहता है, यही है एनालिसिस या विश्लेषण। दूसरी चीज़, लेखन क्षमता आपकी कैसी है, क्या आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अर्थपूर्ण ढंग से लिख पा रहे हैं, या सिर्फ बकवास कर रहे हैं, या सिर्फ जैसे जीएस का अगर होता तो आपको 10 फैक्ट याद होते, 4-5 पॉइंट याद होते, आप क्वेश्चन लपेट देते, लिख देते। लेकिन अगर न्यूट्रल नेचर का अगर टॉपिक है तो आपकी लेखन क्षमता मायने रखेगी कि आप कैसे कर सकते हो उसको। तो 2 चीज़ें ये हो गई कि लेखन क्षमता उनको चेक करना है, यानी आपकी राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल तभी डेवलप होगी आपकी जब आप रोज लिखेंगे और अपनी तैयारी के तथ्यात्मक ज्ञान से बाहर निकल करके एक वैचारिक स्तर पर अपने आप को मजबूत करेंगे। तो उन्होंने सीधे बता दिया कि वैचारिक होंगे निबंध और दार्शनिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, प्लस लोकोक्ति मुहावरा यानी लोकल जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के जो अभी मैंने एनालिसिस किया है उससे आप 2 चीज़ें एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपको लेखन रोज करना है निबंध के लिए, क्योंकि 300 नंबर का मामला है, आप इससे जो है पीछे नहीं जा सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़, आप चीज़ों का विश्लेषण करना सीखिए, अपने अंदर तार्किक, वैचारिक और संवेदना का स्तर बढ़ाइए ताकि आप दूसरों को समझ पाएँ, दूसरी चीज़ों के अर्थपूर्ण महत्व को समझ पाएँ। और चौथी चीज़, जब दोनों कर लेंगे तो ये 6ठी और 7वीं नंबर जो वैचारिक और दार्शनिक अप्रोच है वो अपने आप में आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। इन चीज़ों को समझने के बाद हम लोग अब ये देखते हैं कि आखिर बीपीएससी अब किस तरह के टॉपिक्स को पूछने वाला है। तो पहला, जैसे जो सेक्शन 1 था कि वैचारिक निबंध पूछेंगे, तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है, इस पे निबंध आ सकता है। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, इस पे निबंध आ सकता है। तीसरा, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, ये भी वैचारिक निबंध है, इस पे निबंध आ सकता है। बच्चा आदमी का पिता होता है, इस पे निबंध आ सकता है। और यूपीएससी में 1-2 निबंध इससे पूछे गए हैं। फिर दूसरा, जैसे दूसरा जो सेक्शन है लोकोक्ति या मुहावरा को लेकर के, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसे मैंने बताया कि ये वैचारिक प्रधान है। जैसे भाग्य साहसी का साथ देता है, कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी आएंगी जिनका अर्थ इस तरह से निकलेगा। या रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं, ये भी हो सकता है। कहीं पर गरीबी हर जगह के लिए खतरा, लिखिए निबंध। अधिकार बढ़ने पर उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, ये निबंध। सफल होना काफ़ी नहीं,
जीवन की असली खोज है जीवन की सार्थकता। अब इस तरह से विचार प्रधान, दार्शनिकता प्रधान आपसे पूछे जाएंगे निबंध। और जब धन बोलता है तब सत्य मौन रहता है, इस तरह की लोकोक्ति भी आपको दी जा सकती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ और इस तरह के विचार प्रधान निबंध दिए जा सकते हैं। और जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें सीधे और सीधे ऐसी लोकोक्ति आएंगी जिनका मतलब बिहार के लोकल लोग ही समझ पाएंगे। हालांकि पढ़ने पर जब आप उसको पढ़ लेंगे 10-15 टाइप की या 100-50 लोकोक्तियाँ, तो आपको और उसके अर्थ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बिहार के निवासी हों या वो ना हों। लेकिन हाँ ये है, जो वहाँ का लोकल लोग हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हंसले घर बसेला, एक टॉपिक ये हो सकता है। फिर सब धन बाईसे पसेरी, एक टॉपिक ये हो सकता है। या खेत खाए गढ़ा मार जाए जोलाहा, ये हो सकता है। या छठ पर्व के सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू उसके क्या हैं, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। या बिहार में का जो खाद्यान्न है वो उसकी पोषकता, बिहार के खाद्यान्न की पोषकता के बारे में, मान लिया लिट्टी चोखा सिर्फ एक बिहार का आहार नहीं, वहाँ की पोषकता का, मूल तत्वों का एक वो है, मतलब एक अच्छा आहार है, इस तरह से दे सकते हैं। या बिहार के टूरिज्म को लेकर कुछ दे सकते हैं। या बुद्ध का मध्यम मार्ग दे सकते हैं, दार्शनिक का बुद्ध का मध्यम मार्ग बिहार से जुड़ा है। ठीक है, कई इस तरह से क्वेश्चन है जो दे सकते हैं। जैसे एक वहाँ की लोकोक्ति है, भाग वाला के भूत हर जोतेला। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि भाग वाला के भूत हर जोतेला, भाग वाला के भूत हर जोतेला, सामान्य जो इसका अर्थ है, आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ इस तरह के निबंध की, लेकिन आपको एक सामान्य दे रहा हूँ जानकारी कि अगर आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 निबंध पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम कराएंगे इनकी पर डे प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपका कुछ ये जो सेक्शन है 300 नंबर का, यही सबसे आसान आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि हर चुनौती एक अवसर लेके आती है, और अगर आप इसको चुनौती मान रहे हैं, अगर आपको ये टेंशनाइज कर रहा है, तो दैट मीन्स यही आपके लिए बढ़िया अवसर है। ये एकदम साबित की हुई बात है, प्रायोगिक बात है। अगर आप इसको चुनौती मान रहे हैं तो आपके लिए सफलता का अवसर, जिसमें कहते हैं भाग्य वाले का हर काम बन जाता है, इसका यही मतलब हुआ। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट इसका अर्थ लिखकर काम स्टार्ट मत कीजिए। आप सीधे लिखिए कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मतलब ये कह क्या रहा कि जो भाग्यशाली होता है उसका मतलब हर काम बन जाता है, इसका यही सामान्य। तो आप लिखिए कि यद्यपि ये बात सत्य है, पर यहीं से स्टार्ट कीजिए कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हर भाग्यशाली व्यक्ति के पीछे एक कठोर संघर्ष छुपा हुआ होता है। अब इसको मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं, या तो भारत को एक भाग्यशाली पुरुष मान लीजिए, और या किसी व्यक्ति या खुद को मान लीजिए। और फिर इसी में अगर मान लिया भारत को मानते हैं तो आप लिखिए कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अगर मैं भाग्यशाली भारतवर्ष को मानूं, जिसके सामने आज पूरी दुनिया, जिसके विचारों को, जिसके उपयोगितावादी सिद्धांतों को, जिसके समरस संदेशों को आज पूरी दुनिया मुक्त कंठ से स्वीकार कर रही है, वह भाग्यशाली देश भारत हमारा कई संघर्षों से गुजरा है। और उसके पाँव के छाले देखने के लिए उसकी इतिहास की यात्रा को करना जरूरी। फिर आप बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस तरह की समस्याएं थी, वो था, ये था, वो था। फिर कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में काम किया, कैसे कैसे अन्य जगहों पर काम किया, कैसे समाज में एकता, समानता और बंधुत्व की भावना भरी। मतलब उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उपलब्धियों को बेसिक से स्टार्ट कीजिए और आज तक पे लाइए। और फिर उसमें 2-4 और शायरी और वो
कोटेशन डाल करके उसको अपनी बात को मजबूत करते हुए आगे लिखिए। मान लिया कि व्यक्ति के रूप में लो तो भी यही लाइन लिखो कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा या पाँव के छाले नहीं देखे। तो उसमें कहो कि यद्यपि ये बात सत्य है कि भाग्यशाली व्यक्ति के सारे काम बनते हैं, लेकिन भाग्य का साथ जो है संघर्ष के बिना पूर्ण नहीं होता। और इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। इस पर एक अच्छी भूमिका लिख करके फिर लाल बहादुर शास्त्री है, गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, या तमाम तरह के आप एग्जाम्पल लिख देते हो कि जैसे स्टीफन हॉकिंस हैं और उनको विकलांगता की प्रॉब्लम्स थी, या लुइस ब्रेल हैं, या देवेंद्र झझारिया हैं, या अरुणिमा सिन्हा हैं, जो विकलांग होते हुए भी आज वो लिख रहा है कि वो भाग्यशाली हैं, उनके एक इशारे पे सारे काम हो जा रहे हैं। भूत हर जो तेला, मतलब सारा काम ही उनका हो जा रहा है। लेकिन उन्होंने जब उनके पैर में दिक्कत थी, किसी को किसी चीज़ में दिक्कत थी, अरुणिमा सिन्हा वगैरह, या एक डॉक्टर हैं वरुण नाम है उनका, वरुणेंद्र करके नाम है, तो वो कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दोनों पैर अपने खो चुके हैं। तो आप ये बताइए कि कैसे उनके जीवन में उन्होंने संघर्षों को किया होगा। फिर उन सारी चीज़ों को, मतलब जो आपका जीएस का और करंट का जो ज्ञान है वो आपको इन सब बातों को प्रूव करने में काफ़ी मदद देगा और आप फ्री होंगे कुछ भी लिखने के लिए। बस ये है कि इसको समझ लेना होगा और इसको कैसे आगे बढ़ाना होगा, इसको कितने एंगल पे बात को आगे ले जाना होगा, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। इसमें भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू रहेंगे, इसमें भी समाधान संवैधानिक, गैर संवैधानिक और मौलिक रहेंगे, लेकिन इसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। बस ये है कि शुरुआती 10-15 निबंध में अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए इस तरह के निबंध ना बीपीएससी में चूकेंगे और यूपीएससी में तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा और निबंध के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।